हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आप जानते हैं कि इस पूरी वीडियो सीरीज में हम क्या कर रहे हैं। हम यहां पर एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स हर एक चैप्टर के समझते हुए चल रहे हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहां पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी में? तो हम पहुंच चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं जल्दी से बताओ। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं। कहां पर भाई? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर पहुंच गए। ठीक है, चैप्टर 8A, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। तो ये आम वन शॉट वीडियोस जो बोलते हैं ना लोग, जहां पर क्या करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ समझा दिए और उनके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करवा दिए बस टोटल, और खत्म हो गया वीडियो। वैसा हम बेवकूफ बनाने नहीं आए हैं आपको। यहां पर एक नंबर वीडियो बनाएंगे जहां पर सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वहीं पर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एक वीडियो है जहां पर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया है, अच्छे सारी चीजें समझ भी ली हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करें और कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि एक लिमिट ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, तो वो जो फंक्शन है अगर उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वो जो फंक्शन मतलब कि जो कर्व बन रहा होगा उसको जब ग्राफ बनाओगे तो वो उसका वहां जो बाउंडेड एरिया होगा वो आपको पहुंचा देगा। ठीक है, वो आपको यहां पर रिटर्न करके वैल्यू दे देगा। तो आप क्या समझ रहे हो यहां पर? तो यहां पर क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स जो आपने पढ़ा है बस वही यहां पर लगाना होता है, उसी के कॉन्सेप्ट्स लगाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स आपके अपने आप ही आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो आगे हम समझेंगे। अभी फिलहाल क्या होता है इस चैप्टर में, जो उसका क्रक्स है 2-4 लाइन में, वो हम समझ लेते हैं। इसके बाद सब कुछ आपको वही करना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो, यहां पर क्या बोल रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी। तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किसमें? ए कॉमा बी में। ये क्लोज इंटरवल है, ए और बी जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है यहां पर। ठीक है, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज गिवन बाय a टू b f of x dx। मतलब कि यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब थोड़ा सा पिक्चर के साथ समझते हैं इसको। मतलब क्या बोला आपने यहां पर, ठीक है, तो आपने क्या किया यहां पर, मान लो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, मतलब ये एक्स वाई एक्सिस है और एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा। ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए है कि ये चालू कहां पर हो रहा है, मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये x इक्वल्स टू ए है। x इक्वल्स टू एक ऐसी लाइन होती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस मैं लिख देता हूं, ये x एक्सिस है। ठीक है, x इक्वल्स टू ए अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी जो कि x एक्सिस पर a पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही होगी, x से परपेंडिकुलर होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हम जानते हैं। ठीक है, मान लो ये वाली लाइन में बोलता हूं ये है x इक्वल्स टू बी, ये है x इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहां पर पॉइंट है b कॉमा 0, x पहले रहेगा, और यहां पर पॉइंट है a कॉमा 0। ठीक है, अब आपको अब आपको एरिया निकालना है। इस कर्व के अंडर जो भी एरिया आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, किस किस के बीच का एरिया? ये कर्व का, x इक्वल्स टू ए लाइन का, x इक्वल्स टू बी लाइन का। क्योंकि ये जो कर्व था, ये जो फंक्शन था, वो a कॉमा बी पर कैसा था, x की वैल्यू a कॉमा बी पर कैसा था, कंटिन्यूअस था। मतलब कि अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू a डालो और b डालो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही यहां पर आपको देगा। ठीक है, अब 3 बाउंड्रीज हुई अभी। पहली बाउंड्री कौन सी है? ये है हमारी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दूसरी बाउंड्री कौन सी है? ये लाइन है x इक्वल्स टू ए। तीसरी बाउंड्री कौन सी है? x इक्वल्स टू बी। और चौथी बाउंड्री कौन सी है? तो चौथी बाउंड्री है x एक्सिस। यहां पर थ्योरम पे यही लिखा हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये बार बार बोल रहा हूं, कंटीन्यूअस होना चाहिए a कॉमा b पे। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहली बाउंड्री हमारी जो थी वो कौन सी थी? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स थी। दूसरी बाउंड्री कौन सी थी? तो दूसरी बाउंड्री थी x एक्सिस बोल रहा है ये। ठीक है, वो अपनी चौथी बाउंड्री अपन ने बोल दिया। ठीक है, दूसरी बाउंड्री थी अपनी x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी।
ये दो लाइंस, ठीक है, ये दो लाइन से ये हमारी बाउंड्री, और चौथी बाउंड्री अपनी कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है। तो इन चारों के बीच का जो एरिया होगा, इन चारों के बीच का जो एरिया है वो हमें कैसे मिलेगा, तो हम हर एक पॉइंट को वहां पर काउंट करना चाहते हैं भाई, इसके अंदर जितना भी सब कुछ आ रहा है सब कुछ काउंट करना। तो आपको ए से बी तक, पूरा लोअर लिमिट ए से बी तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देना है। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को फ्रॉम ए टू बी आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास एरिया आ गया ये जो बाउंडेड है, कौन कौन से कर्व्स के बीच में, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी और x एक्सिस के बीच में, ठीक है। अब आप जानते हो कि आपको यहां पर जब भी एफ ऑफ एक्स को दिखाना है तो वो आपके y एक्सिस वाले पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपसे मैं बोलता कभी बचपन में 8th क्लास में 9th क्लास में आप लोगों ने कभी ग्राफ प्लॉट किया है, तो आप बोले हाँ सर, सबसे शुरुआत में तो हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था कि एक लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, याद है, पहले पॉइंट्स बनाते थे, लाइन के अलग अलग पॉइंट्स बनाते थे, उनको हम मिला देते थे तो लाइन बन जाती थी, याद है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास जो कर्व होता था वो कैसा होता था, तो आपको कई बार बोलते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो यहां पर y तो है ही नहीं, बट आप जानते हो कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर। तो f ऑफ x भी तो वही काम कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन भी तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, f ऑफ x की जगह आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब यहां पर x के अलग अलग वैल्यूज डालते थे, y के अलग अलग वैल्यूज निकालते थे, और हम ये जान जाते थे कि कौन कौन से पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं, उनको प्लॉट कर देते थे। तो यहां पर ही जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि f ऑफ x जो है वही हमारा y है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो a से b एफ ऑफ एक्स dx को, तो आप इसी को क्या बोल सकते हो, a से b y dx, ठीक है। अब यहां पर ना यार समझने वाली बात यही है बस कि करना क्या होता है। तो आपको एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसमें x और y दोनों होंगे, आपको बस करना क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, और जहां से जहां तक की भी लिमिट है, जहां से जहां तक भी वो कर्व्स जा रही हैं, वहां से वहां तक y इन टर्म्स ऑफ x को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। और कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन ही है, उसका एप्लीकेशन बताना है। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो टफ चैप्टर लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा, यार क्या पढ़ लिया, कुछ तो प्रूव होता ही नहीं है, प्रूफ तो कर ही नहीं पाते हम, है ना। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो मजा आ गया होगा यार, इसका तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो सॉल्व करके ही मानूंगा, है कि नहीं। वैसे यहां पर क्या है, आप लोगों ने पहले पढ़ा इंटीग्रेशन, उसमें पढ़ा इंडेफिनेट, हजारों किस्म की प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज आ गए। अब इन दोनों के बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो ये भी वैसी वाली फील देता है कि भैया इतना टफ वाला पोर्शन हमने कर लिया है, अब आ गया है इजी पोर्शन, उसका एप्लीकेशन करना है कि इंटीग्रेशन को हमको कहां कहां यूज करना है। तो यहां पर बेसिकली हमें यूज करना है उसे एरिया अंडर कर्व्स फाइंड करने के लिए। क्लियर है? तो क्या करना है आप जान चुके हो, बट ऐसा ही क्यों करना है, मैंने बोल दिया तो आप मानोगे नहीं। तो आप यहां पर इसको हम देखते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों करना है, क्यों हम यहां तक पहुंचते हैं, कैसे हम यहां तक पहुंचते हैं। तो मान लो इस पूरे ही कर्व को, इसके अंदर जो एरिया है, इसको इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देता हूं मैं। कितने? इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स। अब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत ही माइन्यूट होंगे, यानी कि आप उनको देख ही नहीं पाओगे, इतने छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स होंगे वो, ठीक है। अब रेक्टेंगल्स की मैंने जो लेंथ है वो हमेशा कितनी ली, जितना यहां पर कर्व चल रहा है उतनी, ठीक है। जब इधर है तो भैया इतनी ली, यहां पर लेंथ बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, फिर कम कर दी, बट जितने भी रेक्टेंगल्स आ रहे हैं उनकी जो लेंथ है, या इसको ब्रेड्थ बोलना, ब्रेड्थ बोलो, लेंथ बोलना, लेंथ बोलो, एक डायमेंशन उसकी, वो हमेशा कर्व के अलोंग ही चल रही है, कर्व के अलोंग ही चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इतने सारे रेक्टेंगल्स को अलग अलग कैसे ऐड करोगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं, तो जब सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ना है,
ठीक है, वो भी कंटिन्यूअस एक आपका इंटरवल है उसमें, तो आप किसको यूज करते हो हमेशा? इंटीग्रेशन को यूज करते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन का काम क्या है? इंटीग्रेट कर देना सबको। तो यहां पर इन सभी रेक्टेंगल्स का एक बाप लेते हैं हम, जो इनका रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करता होता है वो। उस रेक्टेंगल को मैं कहीं बीच में ले लेता हूं। यहां पर हमने कहां लिया उस रेक्टेंगल को? ये रहा हमारा रेक्टेंगल। ये हमारी ना बहुत ही छोटी सी, इसको एलिमेंट्री स्ट्रिप भी बोलते हैं कई जगह, है तो रेक्टेंगल, एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, तो बहुत ही छोटी होती है। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ये जूम्ड इन वाला वर्जन है इसका, बट ये है एकदम छोटी सी। ठीक है, तो ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। इतनी छोटी है कि भैया इतना बड़ा तो पोर्शन ही नहीं आएगा कि यहां से यहां तक बाहर निकल जाए। ठीक है, हर एक पार्ट इसका उसके अंदर ही होगा कर्व के। तो यहां पर मैं बोलता हूं ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, अगर शुरुआत से लेकर आखिर तक जितनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं सबके एरिया को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसकी हाइट तो कर्व के साथ साथ वेरी हो रही है, मतलब कि ये सारे रेक्टेंगल्स मिलकर जो एरिया बना रहे हैं वही तो हमारा एरिया अंडर कर्व है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर आपको बेसिकली करना यह है कि आपको एरिया निकालना है किसका? इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का, एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक? तो लिमिट है हमारी x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक। जो इससे पहले मैंने यहां पर डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है, थोड़ा सा लंबा हो गया है बस। ठीक है, तो अब यहां पर जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है, आप बोलते हो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप बी dx। बहुत छोटी लेंथ, बहुत ही छोटी लेंथ ली आपने। ठीक है, बहुत छोटी लेंथ ली है आपने, तो dx आपने लेंथ ले ली है। और इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे ब्रेड्थ के लिए भाई हम तो हमेशा क्या कर रहे हैं, ये जो कर्व है उसके नीचे ही रह रहे हैं। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं बोलता हूं x, y, यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने कर्व पे जिसको मैंने x, y बोल दिया। आपको पता है कि कहीं पर भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, अब उस पॉइंट को मैंने x, y बोला है, तो यहां पर एट दिस पॉइंट इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सॉरी, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा? तो आपको पता है कि भैया ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका, यही आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यही आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? तो आपने क्या किया है, ये भैया dx लेंथ की एक क्या ले ली? स्ट्रिप ले ली है। ये क्या है, ये क्या है, छोड़ दो, जानना समझने की जरूरत नहीं है। समझना जानना तो समझ सकते हो। भैया आपको पता है कि ये पॉइंट है x, y, तो यहां पर भी x है, ये x, 0 पॉइंट है, क्योंकि भैया y तो 0 हो गया, यहां पर x एक्सिस पर आ गए आप। ठीक है, अब x से ये पूरा लेंथ आप dx बोल रहे हो, तो इसके आधे को माइनस कर दोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और इसके आधे को प्लस कर दोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये x था, x प्लस dx बाई 2 ये पॉइंट आ गया, x माइनस dx बाई 2 ये पॉइंट आ गया। क्लियर है? तो यहां पर यही चीजें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसको यूज नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस ये देखना है कि लेंथ इसकी dx है, ब्रेड्थ इसकी कितनी आ रही है। तो ये पूरी हाइट जो है कर्व के इस पॉइंट तक, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? y है। आपको पता है ना, y एक्सिस पर इतना ही तो चल रहा है, ये इतना ही तो ऊपर उठा y एक्सिस पर। पॉइंट्स तो ऐसे ही लेते हैं हम। तो यहां पर आपके पास अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ को y बोल दिया, अब मैं बोलता हूं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो एरिया आपको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, पता है ये बात? तो यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ कैसे करोगे? लेंथ है आपका dx और ब्रेड्थ है आपका y, किसी को जो बोलना है बोल लो। तो यहां पर इंटीग्रेशन, सॉरी, यहां पर एरिया कितना आ जाएगा? y dx, y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहां पर आप बोलते हो कि भाई ये तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हुई, लेकिन आपको ऐसे यहां पर इनफाइनाइट एलिमेंट्री स्ट्रिप्स मिलेंगी, उन सबको आपको ऐड करना है। कहां पर मिलेंगी ये?
तो ये मिलेंगी आपको एक्स एक्सिस पर x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी तक की जो लाइंस हैं उनके बीच में। तो लिमिट जो मिल गई आपको वो कहां से कहां तक मिल गई? तो लिमिट मिल गई भैया a से b तक। आप इस पूरे एरिया को, रेक्टेंगुलर एरिया को, अगर इसके एरिया को मैं बोलता हूं डेल्टा a, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा a बहुत स्मॉलर है इसलिए इसको डेल्टा a बोल रहा हूं मैं। तो a से b तक डेल्टा a को आप क्या कर दोगे, सॉरी यहां पे हटा दो dx, डेल्टा a को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। अब डेल्टा a होता कितना है? तो भैया ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है यही तो डेल्टा a है। तो डेल्टा a कितना है आपका? y dx। तो यहां पर पुट कर दो। तो आपने क्या बोला? लिमिट a से b तक y डॉट dx को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा एरिया अंडर गिवन कर्व। तो बात समझ में आई आपको कि एरिया अंडर गिवन कर्व हमारा इससे क्यों मिलता है हमेशा? बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और याद रखना एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव आना ही आना है, बिलो एक्स एक्सिस है तो उसको आपको पॉजिटिव ही लेना है, चाहे वो नेगेटिव आए तो भी। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर जो एरिया आएगा उसको आपको मॉड्यूलस में रखना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको लिखना है तो लिख लो। और हां, इसके अगर नोट्स चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इसके जो नोट्स हम कर रहे हैं यहां पर सॉल्व आपके लिए वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतना ख्याल रखते हैं यार आपका। चलो, तो यही बात मैं बोल रहा था आपसे कि किस में रहेगा? मॉड में रहेगा, ठीक है। अब मॉड की एक खासियत होती है यार। कौन सी खासियत होती है? तो खासियत ये होती है कि अगर मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स होता है प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये होता है माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। अब ये चीज कई लोगों को समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि भाई मॉड का जो काम होता है वो ये होता है कि चाहे इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे नेगेटिव वैल्यू डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिले। तो यहां पर अगर आप ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो उसके लिए तो नॉर्मल एक्स जो रहेगा वही रहे। लेकिन अगर आप लेस देन 0 की बात कर रहे हो मतलब आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो, तो x की अगर कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? अगर एक माइनस का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो। इसलिए एक माइनस एक खुद से ही ले आता है कि भैया आपकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी तो पॉजिटिव ही हो जाएगी वो। आ रही बात समझ में? तो वैसे आप एक तरीका और कर सकते हो कि कहीं पर भाई नेगेटिव एरिया आ रहा है तो उसको बोल दो भाई एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव और उसको पॉजिटिव ही कर दो, या फिर आप ये मॉड वाली डेफिनेशन से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैं बोलता हूं अबव एक्स एक्सिस बन रहा है तो वो हमेशा कैसा रहेगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर। पढ़ लो इसको, क्या लिखा है? रिमार्क 1, इफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस ऑन इंटरवल a टू b, तो अगर इंटरवल a टू b में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो अबव एक्स एक्सिस है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मॉड को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ x ही रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर यह है बिलो एक्स एक्सिस, मतलब कि कोई कर्व ऐसा बन रहा है आपका, जहां यह है आपका x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, ये एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है, तो भाई इसको आप कैसे काउंट करोगे? तो यहां पर भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करने लेकर जाओगे एरिया के लिए तो मॉड जो है वो पहले ही एक माइनस लगा देगा, मतलब आप बोलेगा माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका आंसर जब नेगेटिव आएगा तो ये वाला नेगेटिव इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। और कई कर्व्स होते हैं, याद रखना, कुछ ऐसे। कौन सा कर्व होता है ये होता है साइन का, ठीक है। अगर मैं यहां से आपको ना 0 से 2 पाई डायरेक्टली इंटीग्रेट करवा दूं साइन को, मान लो, तो कितना आएगा बताओ? थोड़ा सोच के देखें कितना आएगा। साइन एक्स को 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करो, साइन एक्स 0 से 2 पाई इंटीग्रेट, साइन का कर्व था वो, ठीक है। इंटीग्रेट करूंगा तो उसका एरिया मिलना चाहिए मुझे, तो मैं यहां पर देखता हूं भाई 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसको लिख दो माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, ठीक है। अब 0 पर माइनस कॉस एक्स कितना होता है, सॉरी कॉस एक्स कितना होता है? तो यहां पर आप बोलोगे
माइनस आप बाहर ले लो, ठीक है, अकेला cos x ही बोल दो यहां पर। तो cos x की वैल्यू रखो cos 2 पाई माइनस cos 0। आपको पता है cos का ग्राफ 2 पाई पे कितना होता है? 2 पाई पर होता है 1, और 0 पे कितना होता है? तो 0 पे भी 1 होता है। तो भैया यहां पर कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस 1 यानी कि 0। इस माइनस के साइन को रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, 0 तो 0 ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? आप देख रहे हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो भैया 0 से 2 पाई के बीच में तो 0 आ जा रहा है, लेकिन क्या ये एरिया 0 है? क्या ये एरिया 0 है? तो आप बोलोगे नहीं सर, एरिया तो 0 नहीं है। तो फिर 0 क्यों आ रहा है भैया? एरिया तो 0 नहीं होता ना, उसमें तो कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव का कोई वेक्टर क्वांटिटी का लफड़ा नहीं होता है उसमें, तो कैसे 0 आ गया? ये 0 इसलिए आ गया क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और वो ये है कि साइन कब चेंज हो रहा है वो ध्यान में रखना। मतलब कि कर्व जो है वो बिलो या अबव कब जा रही है एक्स एक्सिस के, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर है? तो आप यहां पर जानते हो कि भैया ये पाई पर चेंज होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन को डिवाइड कर दो। आपको मालूम है कि एफ ऑफ एक्स है कैसा? इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इंटरवल में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, एंड देयर इज अ पॉइंट सी सच दैट ए और बी के बीच में आ रहा है सी। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो ए और बी के बीच में आ रहा है तो आप ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो? ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है भाई, अच्छे से याद करना। नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देख लो मेरा जाके। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने क्या कर दिया? इसको दो इंटरवल में तोड़ दिया, क्योंकि सी कोई भी एक नंबर आ रहा है ए और बी के बीच में, कितने भी नंबर आए आप उतने इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हो उसको, एक ही बात है, ठीक है। तो ए से सी पहले आप चले और सी से बी आप पहले चले। अब इसका क्या वैल्यू है, ये क्यों मतलब यहां पर रखता है? तो आप बोलोगे ये मतलब इसलिए रखता है भाई वो ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया। ये मतलब इसलिए रखता है, दिख रहा होगा ये, आई होप सब कुछ आपको। तो मतलब इसलिए रखता है क्योंकि यहां पर जब आप 0 से 2 पाई साइन एक्स को कर रहे हो इंटीग्रेट, तो वो भाई पाई पर साइन चेंज कर रहा है। जहां पर साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट को आपको यहां पर क्रिटिकल मानकर चलना है। एक बार आपको शुरुआत वाली लिमिट से, इनिशियल लिमिट से उस पॉइंट तक जाना है, और दूसरे वाले इंटीग्रेशन में उस पॉइंट से आपको फाइनल लिमिट तक जाना है। मतलब कि आप क्या करोगे, यहां पर जो 0 से 2 पाई था आपका, उसको आप बोलोगे 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। लेकिन आपको पता है कि पाई से 2 पाई में ये बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर दोगे? आपको पता है कि भाई मॉड रहता है यहां पर फंक्शन का, तो यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव होने वाला है इसलिए एक साइन माइनस का आप पहले से ले लोगे। तो इसको आपने नेगेटिव ऑलरेडी ले लिया। अब अगर नेगेटिव होता भी तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन के बाद cos x हो जाएगा माइनस का 0 से पाई, माइनस ये हो जाएगा माइनस का cos x, जो कि इसको कर देगा प्लस, कहां से कहां तक? पाई से 2 पाई। अब पुट कर दो, माइनस का cos पाई माइनस cos 0 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? cos 2 पाई माइनस cos पाई। अब cos पाई कितना होता है भाई? cos पाई होता है -1। ये हो गया पाई आपका, तो cos पाई होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का -1 -1
प्लस ये हो जाएगा cos 2 पाई हो गया 1 माइनस cos पाई कितना हो गया, cos पाई होता -1 तो माइनस ऑफ -1, टोटल कितना हो गया, तो -1 हो गया -2 और माइनस, तो ये हो गया माइनस ऑफ -2 प्लस 1 माइनस -1 हो गया 1 + 1 मतलब कि 2, -2 प्लस ये आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो भैया जहां पर आपका आंसर 4 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए था, वहां पर आपका आंसर एक्चुअल में क्या आ गया था 0, जब आपने क्या नहीं किया था, लिमिट्स को ब्रेक नहीं किया था। बात समझ रहे हो आप? तो यहां पर आपको एक चीज बस ध्यान में रखनी है कि भाई अगर 0 से 2 पाई है और आपको मालूम है कि इसके बीच में कहीं पर भी ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे जा रहा है, मतलब चेंज कर रहा है अपनी पोलैरिटी को, प्लस का नेगेटिव, माइनस का नेगेटिव, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ऐसा कुछ हो रहा है, तो भाई वहां पर आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट पर ऐसा हो रहा है, और वहां तक आपको ब्रेक कर देनी है लिमिट्स को, 0 से दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट टू द फाइनल लिमिट। यहां 0 नहीं, इनिशियल जो भी पॉइंट हो आपका वो। तो आंसर समझ में आया कि कैसे आएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर रीमार्क 3 वही बात है कि अगर f ऑफ x भैया प्लस और माइनस दोनों हो रहा है, तो एक को आप पॉजिटिव लोगे, दूसरे को आप क्या लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव ले लोगे तो ये नेगेटिव होने वाला होगा, तो भैया वही मॉड वाला काम हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि कॉस के केस में हुआ, मतलब साइन के केस में जिसका इंटीग्रेशन कॉस आया। बात समझ में आई आपको? चलो, तो इतने ही पॉइंट्स थे जो हमको यहां पर कवर करने थे। अभी हम यूज कर रहे हैं एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पर हम जो स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रिप्स चल रही हैं, ये वर्टिकल हैं। ठीक है, और एक कौन से एक्सिस पर चल रही हैं, तो ये एक्स एक्सिस पर इनका बेस है जिसपे ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल करने का मतलब क्या है भैया, यहां से यहां तक के सारे रेक्टेंगल्स को आप जोड़ रहे हो, मतलब कि क्या करा रहे हो, यहां से यहां तक मूव करा रहे हो इस रेक्टेंगल को, यहां से यहां तक मूव करा रहे हो इस रेक्टेंगल को। क्लियर है? तो अब यहां पर ट्रेवल कर रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इसको वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं, इसलिए यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x निकालकर dx के साथ आप इंटीग्रेट कर देते हो। जो लिमिट होती है वो भी एक्स एक्सिस की ही लिमिट होती है। अब ऐसा ही कई बार ऐसा होता है कि भाई जो कर्व होता है उसको इंटीग्रेट करना वर्टिकल स्ट्रिप से ज्यादा इजी होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू। कई बार अलग अलग कर्व्स की बात होती है, तो वहां पर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेनी होती हैं, और स्ट्रिप जो होती है वो y एक्सिस पर चलती है, तो उसको देखेंगे। पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप्स के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड इट्स लैटिस रेक्टम। तो थोड़ा सा 11th ना यार, इस चैप्टर के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको 11th यहां पर रिवाइज करना पड़ेगा कि पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, सर्कल क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, याद करके आना पड़ेगा। तो यहां पर आपको y² = 4ax वाला जो पैराबोला है वो दे रहा है। ठीक है, कैसा बनता है ये पैराबोला, तो y² = 4ax। अगर यहां पर x² लिखा होता तो ये अपवर्ड मूव करने वाला पैराबोला बनता। यहां पर y² है तो भैया ये x एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक वाला पैराबोला यहां पर दिख रहा है 4ax से यहां पर। ठीक है, ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। बात क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? और इसका जो फोकस होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा a,0। इसका फोकस होगा a,0। आपको पता है y² = 4ax। ठीक है, यहां पर जो a है वही आपका फोकस का पॉइंट होता है। लैटिस रेक्टम क्या है भैया, ये है आपकी लाइन लैटिस रेक्टम। ठीक है, इसकी जो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो a पॉइंट से जा रही है तो x = a इसकी इक्वेशन है। ये पैराबोला है हमारे पास। अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये हमें एरिया जो बोल रहा है पूरा बोल रहा है, इतना एरिया निकाल कर दो भाई। पैराबोला और इसके लैटिस रेक्टम के बीच का जो एरिया है पूरा निकालना है। तो आप बोलोगे इसमें स्ट्रिप कैसे चलाएंगे यार, यहां पर बेस जो है वो तो एक्स एक्सिस पर पैर अपना रख ही नहीं पा रहा है हमारा रेक्टेंगल। तो मैं बोलूंगा मत रखवाओ उसको पूरे, इसको आप मत निकालो एक साथ, पूरे एरिया को मत निकालो। तो क्या कर सकते हो, इसके आधे को निकाल सकते हो। अब आधे को कैसे निकालोगे, तो यहां से यहां तक आप चलाते हो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप।
ठीक है। और आप एरिया निकालते हो कौन से पोर्शन का, तो एरिया निकालते हो आप इस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया निकाल के, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक पैराबोला है अबाउट x एक्सिस, तो यहां पर आप इसको निकालने के बाद इंटू 2 कर दोगे, तो एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को आपको निकालना, तो आप सिर्फ ऊपर वाला निकालो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो टोटल एरिया आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, ये करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भैया हमें जो बेस चाहिए था dx चाहिए था, ये जो इसका लेंथ है वो dx चाहिए थी इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की, तो dx आपका x एक्सिस पर ही आ पा रहा था। यहां तो अगर पूरा बड़ा रेक्टेंगल बनाते तो भैया दोनों, उसका ऊपर वाला पोर्शन भी कर्व पे, नीचे वाला पोर्शन भी कर्व पे, तो आप कैसे कर पाते इंटीग्रेट, कैसे चला पाते उसको x एक्सिस के अबाउट, नहीं चला पाते। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले अकेले को निकालेंगे और इंटू 2 कर दोगे। इसका मैं बोलता हूं नाम OABC। अगर ये पूरा है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ पैराबोला OABC इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। OAB का एरिया अगर आप निकालोगे और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो ये पूरा पैराबोला का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर OAB में आपको पता है एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू, भाई कहां से कहां तक जा रहा है, x इक्वल्स टू 0 है ये लाइन, ठीक है, ये है x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन, और ये x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0 क्यों है, क्योंकि 0 पॉइंट से होकर जा रही है वो, ठीक है, 0,0 से जा रही है, जहां पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमेशा याद रखना y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है और x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, अब यहां पे आपको कहां से कहां तक जाना है, 0 से a तक, ठीक है, और y dx आपको y को इंटीग्रेट करना है, बट y की वैल्यू है कितनी, y की वैल्यू कितनी है, तो आप याद रखना भैया यहां पर y की वैल्यू कितनी है, तो वो है भैया y स्क्वायर 4ax है, ठीक है, y स्क्वायर है 4ax, तो y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 4ax या फिर 2 रूट ax। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर, तो ये आ गया आपका y, रख दो यहां पर वैल्यू, निकालो कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 0 से a, y की जगह 2 रूट ax dx। 2 और रूट a दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको बाहर निकाल लेते हो, यह आता है 4 रूट a, 0 से a, x को आप रूट x को आप x की पावर 1/2 बोल सकते हो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, जानते हैं इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। अगर ये चीज आपसे नहीं आती है तो भाई एक रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से कि मेरा पिछला वीडियो देख लेना, इंटीग्रेशन के ऊपर सारी चीजें बताई हैं, अच्छे समझ में आएगा, तो फिर यहां पर करने में मजा आएगा। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन जाने इस चैप्टर को करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इसका आ जाएगा 4 रूट a, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, कहां से कहां तक, तो 0 से a तक, ये 0 से a है भैया, ठीक है, 0 से a तक, 0 से a तक वैल्यूज पुट कर दो, 4 रूट a इंटू a रख दो, तो भैया a की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 + 1 3/2 होता है ना, एक वकील हट जा, माइनस 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही होगा, तो याद आएगा कितना, 4 a की पावर 1/2, इस रूट a को 1/2 लिख रहा हूं, इंटू a की पावर 3/2, इंटू ये जो 3/2 है ये ऊपर चले जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/3, और a की पावर 1/2 + 3/2 हो जाएगा 4/2, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर। ये आपका आंसर है, 8/3 a स्क्वायर है आपका टोटल एरिया, कहां से कहां तक का, ये पूरा रेड वाला पोर्शन भैया जो अब ब्लू हो रहा है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, याद रखना भैया अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो लेटस रेक्टम जो होता है वो कहां से होकर जाता है, x इक्वल्स टू a से,
ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो यहां पर इतना आपको याद रख के चलना है। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बार और समझा दूं मैं, थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। क्या करना था आपको, x इक्वल्स टू a तक, आपको लेटेस्ट रेक्टम तक का पैराबोला के बीच में दोनों का जो एरिया था वो निकालना था। तो हमने बोला यार यहाँ पर x एक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, उसको करना जरूरी है इन्वॉल्व, क्योंकि बेस कहां दोगे आप रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का बेस देने के लिए आपने सोचा कि मैं इस पोर्शन का निकालता हूं, इसको इंटू 2 कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहां पर आपने बोला भाई ये कर्व जो है ये तो पैराबोला ही है, वो y है, y की वैल्यू कितनी है, तो यहां से आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की वैल्यू निकाली 2 रूट ax आई। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने इंटीग्रेट किया उसको 0 से a तक, नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, आंसर आया आपका 8/3a²। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से समझो, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जो कमेंट सेक्शन है उस पर आंसर जरूर देना, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि भाई आपका जो एरिया बिटवीन टू साइड कर्व्स था, ठीक है, वो पोर्शन हट चुका है आपके सिलेबस से। तो यहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो इन जनरल आपके पास आ सकते हैं। एक बार जल्दी से ट्राई करो और आंसर दो इसका। तो बोल क्या रहा था यहां पर, तो बोल रहा है यहां पर स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहां पर आप लोगों को एक थोड़ी सलाह मेरी ये रहेगी कि 11th क्लास में जो कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का आपने चैप्टर पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तो यहां पर ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी किया आपने तो भी आप इसका कर्व तो फॉर्म कर ही सकते हो, कैसे x और y की अलग अलग वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व बनाओ, उसके बाद देखो कि कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है। कहीं ये कर्व जो है ये अबव या बिलो x एक्सिस ये जा तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको अलग अलग लिमिट्स पर उसको इंटीग्रेट करना होगा। आपको पता है अगर बिलो x एक्सिस जा रहा है तो भैया उसके आगे माइनस लगा दोगे ताकि जो आंसर आए वो फाइनली पॉजिटिव आ जाए। आपने देखा है भैया साइन एक्स का वो एग्जाम्पल निकाल कर भी देखा हुआ है। तो क्लियर है ना सारी बात। चलो, अब ये जो बन रहा है, अगर आप लोग मुझसे पढ़ते ना तो मैं हर एक क्लास में, मतलब जब भी मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ाता हूं, चाहे 9वीं में हो, 8वीं में, 10वीं में, अगर मैंने पढ़ा दिया 7वीं 8वीं को भी कभी पढ़ा दिया, तो वहां पर भी ये बताता हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल समथिंग का वहां पर आपके लिए क्या बन रहा है, एक कर्व बनाना है, तो वो कैसा बनेगा। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में आ रही है, तो हमेशा याद रखना ये एक सीधा कटोरा बनेगा, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स। अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा हो जाए, माइनस का हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये उल्टा पैराबोला बनेगा, ठीक है, पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स या नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहीं पर अगर y इज इक्वल्स टू आपके पास, सॉरी x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास x की इक्वेशन आ जाए तो ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा पॉजिटिव x एक्सिस को देखता हुआ। और अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स की इक्वेशन आ जाए तो ये नेगेटिव x एक्सिस को देखता हुआ बन जाएगा। तो मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्म आ रहा है, यहां पर x वाला टर्म भी आ जाए तो भी ये एक पैराबोला ही फॉर्म करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी होती थी वो पैराबोला वहां पर फॉर्म करती थी, आपको पता है, बात क्लियर है। तो यहां पर याद रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहां पर क्लियर कहां चला गया यार, दिख क्यों नहीं रहा है, अच्छा क्लियर मैं हाथ से ही करता था, सो सॉरी। यहां पर आपको सबसे पहले यह देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव है तो उल्टा कटोरा बनेगा, भाई हमें समझ में आ रहा है ये ऐसा कोई कर्व बनने वाला है। बट ये कहां पर बनेगा, एक्स एक्सिस को कहां कहां पर ये कट करेगा ये हमें देखना है। तो एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा वहां पर वाई की वैल्यू कितनी हो रही होगी, सोच सकते हो आप खुद बताओ ना यार। एक्स एक्सिस को अगर आप कट करवा रहे हो किसी भी कर्व से तो एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है, 0। बिल्कुल सही बात बोला आपने, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो y को 0 रखो, देखो x की कौन कौन सी वैल्यूज यहां पर आ रही हैं, मतलब आपको जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, 8वीं से करते आ रहे हो आप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताएं। थोड़ा सा इसको हम टेम्परेचर ठीक कर लें। पवन भैया क्या है ना, ये एकदम रेगिस्तान बनाकर चले जाते हैं कि यहां पर अच्छा गर्म माहौल रहे। अब आप देख रहे होगे तो पवन भैया हाय हाय की कमेंट भी कर देना थोड़ा कमेंट सेक्शन पर। चलो, अब यहां पर मैं देखता हूं कि x एक्सिस
पर कहां कहां ये टच कर रहा है, तो मैं y को 0 रखता हूं, पुटिंग y इक्वल्स टू 0। जब y को 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। x की एक वैल्यू आएगी 0, तो एक पॉइंट आपको मिल रहा है 0,0। जब y 0 है x भी 0 है, तो दोनों 0 का एक पॉइंट मिल गया आपको। और दूसरी वैल्यू यहां से कब आएगी, जब आप 2 माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करोगे। ये बात समझ में आ रही है ना, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर दो फैक्टर्स हैं, एक है x इंटू 2 माइनस एक्स। ये थोड़ा सा जनरल फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं। क्या होता है ना, बचपन से जो एक टेम्पलेट सा रटवा दिया जाता है हमको कि भैया कभी ऐसा दिख जाए आपको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो आप x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू 2 आएगी। x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। ये हमको पता है कि यहां पर दो फैक्टर्स दिख रहे हैं अलग अलग, तो हमें वहां से वैल्यू निकलेगी। यहां पर भी दिख रहे हैं लेकिन ये नहीं समझते। यहां पर बहुत से क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी ये गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं भैया, इस x को ना 0 के पास पहुंचाकर डिवाइड करके गायब कर देते हैं। यार वो x वहां पर एक फैक्टर है और वो आपको एक वैल्यू देने के लिए आया हुआ है। जैसे कि ये x माइनस 2 आया है, उसके साथ माइनस में कुछ नहीं है, तो बेचारे का ये गुनाह नहीं हो गया, वो भी एक फैक्टर है। वहां से x की एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 0। या तो आपका x किसके इक्वल होगा, 0 के, एक फैक्टर, आप एक इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करते हो, तो यहां पर x के साथ 2 होता है, तो -2 वहां जाकर +2 हो जाता है, तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। एक बार इसको 0 से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू 3 मिलती है। यहां पर क्या गलती कर देते हैं लोग, x को वहां भेज दिया, बोलो भैया फैक्टर जैसा तो यही दिख रहा था, यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, एक ही आई आपके पास जीरोस। ऐसा नहीं है, ये x है, ये भी एक फैक्टर है, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 0। दूसरा 2 माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है। इतने सारे बच्चों को मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह पढ़ाता हूं और मुझे मालूम है ये फेस करते हैं वो। ठीक है, चलो, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं जहां पर y 0 हो रहा है। कौन कौन सी, एक तो है भैया 0 और दूसरी है 2। तो ग्राफ कैसा बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात तो आपने बोला ग्राफ होगा उल्टा कटोरा, क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वायर है यहां पर। और वो कहां कहां कट कर रहा है, तो वो कट कर रहा है एक तो भैया 2,0 पर और एक 0,0 पर। ये दो पॉइंट्स है आपके पास, ये 2,0 बन रहा है, क्योंकि y 0 है तो x 2 भी है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हो। इस वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/2a, -d/4a। आप इस फॉर्मूले से यहां पर ये वर्टेक्स निकाल सकते हो, जहां पर a, b, c और d का यूजुअल मीनिंग है। अब आप बोलोगे कौन सा यूजुअल मीनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना भैया, तो वहां पर आपको पता है ax² + bx + c = 0। ये होता है हमारा क्या, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² इक्वेशन को a, x इक्वेशन को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो d होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। याद है d श्रीधराचार्य मेथड में आता था, तो d की वैल्यू क्या होती है, d होता है b² - 4ac। यहां से वैल्यू निकालकर ये पता करना है। अगर कहीं पर पता करने का मन किया तो कर लो, यहां पर जरूरत नहीं है इसकी, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूं आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, तो आपको अगर कहीं पर कुछ भी निकालने को आए तो आप निकाल सको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो। एकदम से अलग मैंने बता दिया। अब आपको यहां पर पता चल गया कि भैया आपको एरिया किसके बीच का निकालना है। ये कर्व, ये जो है हमारा कौन सा कर्व है, y = 2x - x²। ठीक है, और x एक्सिस इसके बीच का, मतलब ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है। बात क्लियर है। तो अब उसको कैसे फाइंड करोगे, तो यार ये तो बहुत ही आसान बात हो गई ना। x की लिमिट आपको दी हुई है कौन सी, 0 से लेके 2 तक जाना है आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना है 0 से लेके 2 तक y का इंटीग्रेशन। y क्या है, तो y 2x - x² है भैया, दिया हुआ है। तो 0 से लेकर 2 तक 2x - x² को इंटीग्रेट कर दो। कोई दिक्कत है तो बोलो, है तो बोल दो, नहीं है ना। तो अब इसको कैसे करोगे, तो आप एक बार भैया यहां पर लिखोगे 0 से 2
2x का इंटीग्रेशन, जहां पे 2 बाहर ले लेते हैं अपन, x dx माइनस 0 से 2 x स्क्वायर dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करो तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिख दो यहां पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 2। सारी वैल्यूज पुट करो, जब x 2 है तो ये 4 बाय 2 हो जाएगा, जब x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 बाय 2। ठीक है, 0 वाला तो 0 ही हो गया, उसको तो करने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, पता है ना, ये पूरा करके बताऊं? बता देता हूं यार, आप लोग को चाहिए तो पूरा कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो। 2 इंटू एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखो तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो बड़ा आसान है सब कुछ। 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 अपॉन 2 मतलब कि 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस यहां पर कितना हो रहा है 2 का क्यूब मतलब 8, 8 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3, कितना हो गया ये 2 इंटू 2 4, 4 हो गया, 4 माइनस 8 बाय 3, 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 मतलब कि 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। यह आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर सब कुछ समझ में आया आपको? यहां पर 3 इंटू 4 12 किया, 12 माइनस 8 आया कितना 4, 4 अपॉन 3 आपका आंसर है। ठीक है, तो क्या क्या किया एक और बार बताता हूं। यहां पर आपको लिमिट दी हुई थी कि भैया यहां पर आपको निकालना है क्या, सबसे पहले तो एरिया निकालना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x एक्सिस के बीच में। तो आपको सबसे पहले पता करना था कि ये किस तरीके का शेप बनेगा और ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। तो हमने इसके जीरोस निकाले, जहां पर y 0 हो, x की वैल्यू ऐसी वाली जहां पर y 0 हो जाए। तो भाई यहां पर y को 0 पुट किया, फैक्टराइज किया, x की एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 2 आ रही थी। आपने यहां पर दोनों पॉइंट्स को रखा, उल्टा कटोरा बना लिया, ये बन गया आपका पैराबोला। ठीक है, अब आपको निकालना था यहां से 0 से लेकर 2 तक इस पूरे पैराबोला का एरिया। तो क्या करते हो आप, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हो। 0 से 2 y dx को इंटीग्रेट किया, y को रख दिया यहां पर, 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पहले ही कर देता कैंसिल, जबरदस्ती में रखा हुआ हूं बड़ा, ये 2 से 2 कैंसिल करके डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर लेना आप लोग। ठीक है, और एक्स क्यूब बाय 3, 2 का क्यूब 8, 8 बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 मतलब कि 8 बाय 3 बचना था, वो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? चलो चलें आगे। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब एलिप्स है आपके पास एक और आपको उसका एरिया निकालना है। तो जैसा कि आपने पैराबोला वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था भाई, सिमेट्रिक पोर्शन था वो, उसमें आपने एक का निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया आ गया। वैसे जब आप एलिप्स बनाओगे तो एलिप्स कैसा बनेगा आपका, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको एलिप्स। इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब यहां पर इसका जो फॉर्मूला आपने बोला वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां पर ये जो फॉर्म है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से लेकर ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इसका होता है a,0 और ये होता है -a,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो बड़ी वाली है उसका होता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। ये पॉइंट होता है b,0, 0,b और ये होता है 0,-b। क्लियर है? अभी हमें इस पॉइंट की जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट हमें कहां से कहां तक चलानी है, एक्स एक्सिस पर चलानी है। आप क्या दिमाग लगाते हो, आप बोलते हो यार ये 4 सिमेट्रिकल पोर्शंस हैं, इक्वल पोर्शंस है, तो आप एक का निकालोगे इंटू 4 कर दोगे तो आपके पास सभी का एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया कि मैं सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा। भाई यहां पर मुझे पता है कि ये कर्व कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से a तक, x की लिमिट मुझे मिल गई। मेजर एक्सिस हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन जो ए स्क्वायर है,
इसका जो a होता है -a से a तक मेजर एक्सिस होता है, इसकी लेंथ होती है 2a। ऐसे ही 0, b से 0, -b तक होता है माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ होती है 2b। याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है। कोनिक सेक्शन का पार्ट है भाई ये। आपने क्या बोला, इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, इंटू 4 कर दूंगा, पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। 1 2 3 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है यहां पर। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करेंगे। तो कर लो फटाक से। इंटीग्रेट किसको करना है भैया, यहां पर y को इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ एलिप्स वो हो जाएगा 0 से a y dx। मॉड लगेगा, पता है मुझे मॉड लगेगा, मॉड हमेशा रहेगा भैया साथ में, क्योंकि पॉजिटिव आंसर ही चाहिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है वो कर लेना, उसको dx बाहर निकाल लेना। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। y की वैल्यू, यहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कंफ्यूज मत होना। y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो आपने बोला x² है y² के इक्वल। y की वैल्यू निकालने के लिए y² को यहीं रखा, x² को वहां भेजा, 1 - x² हो गया, यहां पर प्लस का था वहां जाकर माइनस हो गया। y² = b² इंटू a² को यहां पर मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, तो a² - x² अपॉन a² हो गया। y² की वैल्यू आई b² इंटू a² - x²। समझ में आ रहा है ये। a² को नीचे ले लिया, बस एलसीएम लिया अपन ने, y² की वैल्यू आ गई है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y हो जाएगा अंडर रूट सबका, b² और a² तो अंडर रूट से बाहर आकर b/a, अंडर रूट कितना बच रहा है, a² - x²। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको ये। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो आपने बोला 0 to a, एरिया कितना हो जाएगा, 0 to a b/a, y की जगह b/a अंडर रूट a² - x² dx। ये पूरा उठाकर रख दिया आपने। अब आपको पता है b और a जो है वो कांस्टेंट है, तो b/a को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा b/a 0 से a √a² - x² dx। याद करो वो फॉर्मूला जो अपन ने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। क्या फॉर्मूला था अंडर रूट a² - x² का। अगर अपॉन में होता तो भैया साइन इनवर्स के टर्म्स में बोल देते 1/a साइन इनवर्स x/, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं है भैया अंडर रूट, तो क्या करोगे, सॉरी यहां पर डिनोमिनेटर में नहीं है ये, ठीक है। कभी कभी फ्लो में कुछ मैं गलत बोल जाता हूं, डिनोमिनेटर में नहीं है ये बोल रहा हूं मैं, यहां पर ये न्यूमरेटर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया साफ साफ आपको पता है, सबसे पहले लिखते हो x/2, फिर लिखते हो अंडर रूट में ये पूरा का पूरा, फिर लिखते हो a²/2, और इसका जब डिनोमिनेटर में होता तब जो फॉर्मूला होता वो लिख देते हो साइन इनवर्स x/a। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, यहां पर इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट a² - x² का फॉर्मूला। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को यहां पर रख दो, तो कितना हो जाएगा ये, b/a तो बाहर है भैया, कांस्टेंट है। अब क्या बचेगा, अंदर बचेगा x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कहां से कहां तक, 0 से a तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं हम, ठीक है। जब इसमें आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जब a रखोगे x की जगह पर, तो ये तो a/2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a² माइनस x की जगह a रखा तो ये भी a² माइनस a², 0 इंटू a/2 0। बात समझ में आ रही है। अब जब यहां पर आप 0 रखोगे x की जगह पर 0, तो 0/2 0 इंटू दिस 0। तो ये वाला जो पोर्शन है, a रखो या 0 रखो, दोनों ही केस में 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इसको मैं 0 बोल देता हूं पूरा, ठीक है। और इसमें रखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो भैया यहां पर a²/2
साइन इनवर्स x की जगह क्या रखना है, a रखना है, तो ये हो जाएगा a अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, यह आ जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर बाय 2। ये तो भैया साइन इनवर्स 0 हो गया ना, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, साइन थीटा 0 किस पे होता है, 0 डिग्री पर। ऐसे ये साइन इनवर्स 1 a बाय ए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 कब होता है, 1 कब होता है साइन थीटा, तो वो होता है पाई बाय 2 पर, 90 डिग्री पर। तो यहां पर पाई बाय 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा b बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ए से ए कैंसल, यह आ रहा है आपके पास टोटल एरिया आ रहा है कितना, ए स्क्वायर और ए कैंसल हो गया था, तो यहां पर ए बचा था, यहां पर बी बचा था और पाई बचा था और नीचे बचा था 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 ए बी। बट यहां पर एरिया ऑफ एलिप्स की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर थोड़ी सी एक चीज शुरुआत में और करनी थी अपन को। हमने क्या किया था, यहां पर एक ही पोर्शन का एरिया लिखा है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो भाई जो भी आप निकाल रहे हो लास्ट में उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो यहां पर एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई बाय 4 ए बी। तो 4 से 4 कैंसल, आंसर आया पाई ए बी स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट, सॉरी। यह आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से फटाक से कमेंट सेक्शन पे। अगर दिक्कत आती है तो भैया मैं आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व करूंगा, वादा है मेरा। क्लियर है? चलो एक बार और देख लेते हैं क्या किया। आपको बोला था एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो है इसका आपको बताना है एरिया कितना होगा। तो आपने यहां पर एक पोर्शन का एरिया निकाला और उसको इंटू 4 कर दिया, तो चारों एलिप्स का एरिया आ गया। एक पोर्शन का एरिया कैसे निकाला, तो आपको पता है ये जो भैया एलिप्स है आपकी, उसका जो मेजर एक्सिस है वो माइनस ए से ए तक चलेगा, मतलब ये जो वर्टेक्स आ रहा है वो a, 0 पर आ रहा होगा। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 और a तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है अपने y को। अब y की वैल्यू यहां से निकाल लोगे आप, y की वैल्यू आपने एलसीएम लेकर निकाली, y कितना आ रहा था, b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दिया, 0 से इंटू 4 कर दिया, आंसर आपका आ गया कितना, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बात? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओहो, एक नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच। तो भाई यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करो, रफ स्केच भी बनाओ, और y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1 एक आपकी लाइन है, x इक्वल टू -3 एक आपकी लाइन है, और x इक्वल टू 3 आपकी एक लाइन है। इसका पूरा आपको बताना है एरिया कितना होगा, इन लोगों के बीच का एरिया कितना होगा। और एक है आपका x एक्सिस, y इक्वल्स 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की। ठीक है, चलो तो रफ स्केच बनाने के लिए सबसे पहले मॉड की फंक्शनिंग समझते हैं। आपको पता है मॉड x जो होता है वो क्या होता है, ये x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। ये पता है आपको, कोई दिक्कत है? अब यहां पर मॉड x प्लस 1 जो है ये कब होगा आपका नेगेटिव और कब होगा पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको ये पता लगाना रहता है कि ये जो मॉड x प्लस 1 है वो x की किस वैल्यू पर 0 हो रहा है। तो आपको पता है मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू -1। तो ये आपका वो पॉइंट आ गया जहां पर आपको साइन चेंज करवाना है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, मॉड x प्लस 1 जो है वो होता है माइनस ऑफ, पहले प्लस का लिख देता हूं, पॉजिटिव x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये होता है नेगेटिव x प्लस 1, सॉरी 0 नहीं, यहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, पॉइंट था आपका -1। ठीक है, -x प्लस 1 के बराबर कब होगा, जब x लेस देन -1 होगा। -1 से छोटा होगा तभी ये कहां पर पहुंच पाएगा भाई, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब -2 हो गया ये।
-2 + 1 -1 हो जाएगा। -1 को पॉजिटिव रखना है तो फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये यहां पर आपके पास दो फंक्शंस आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो फंक्शन है mod x + 1 उसमें 1 भी ऐड हो रहा है, तो y का अगर आपको निकालना है तो 1 + mod x + 1 जो है, दोनों जगह 1 1 ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 + x + 1 जब x > -1 है, और ये हो जाएगा 1 - x + 1 जब x < -1 है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 + mod x + 1 ये हो जाएगा भैया, इस ब्रैकेट को ओपन करो, x + 1 को, 1 + 1 2 मतलब x + 2 हो जाएगा। ये कब? जब x > -1 है, ये x + 2 के इक्वल होगा। और 1 - x - 1 यहां पर माइनस अंदर जाएगा, दोनों को नेगेटिव कर देगा, तो -x - 1 मतलब कि सिर्फ -x हो जाएगा x < -1 पर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं है? अब y = x + 2 और y = -x, दो आपके यहां पर कर्व बन रहे हैं, ठीक है। y = x + 2 एंड y = -x, दो कर्व्स बन रहे हैं। इन दोनों का आपको क्या करना है? एक रफ स्केच बनाने को बोला गया है। आपको पता है y = x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसी एक लाइन, जब x 1 है तो y 1 होगा, जब x 2 है तो y 2 होगा, बट यहां पर y = -x है। जब x -1 होगा तब y 1 होगा, और जब x -2 होगा तो y 2 होगा, जब x 1 होगा तो y -1 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे? तो जब आप बोलते हो यहां पर, ये है आपके पास 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -2 -3 -4, ठीक है। अब यहां पर y = x + 2 y = -x, इन दोनों को अपन प्लॉट करते हैं। यहां पर देखो y = x, पहले -x को प्लॉट कर लेते हैं। तो आपने बोला जब x 1 है तो y -1 है, x 1 है तो y -1 है, ये एक पॉइंट बन गया आपका। x 2 है तो y -2 है, ये एक पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। और ऐसे ही ये x 1 है तो y -1 है, x -2 है तो y 2 है। इन लाइंस को जोड़ दो, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, y = -x। क्लियर है बात? अब y = x + 2, तो यहां पर आप बोलोगे जब y 0 है तो x है -2, मतलब एक पॉइंट मिल गया आपको -2, 0, ठीक है। जब y कितना है, जब x 0 है तो y है 2, तो एक पॉइंट मिल गया आपको 2, 0, 0, 2, इनको जोड़ दो। अब यहां पर आप देखोगे जब x -1 होगा तो y 1 होगा, तो -1, 1 इन दोनों का ही कॉमन पॉइंट आ रहा है। इसमें भी आप देखोगे जब x कितना है, x -1 कर दो, x को कर दो -1, तो y कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर एक पॉइंट आपको -1, 1 मिल रहा है। यहां पर x को आप -1 रख दो तो y 1 हो जाएगा, तो यहां पर भी -1, 1 मिल रहा है। मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है आपका -1, 1, ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से आपके कर्व्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको एरिया कहां का निकालना है भाई? तो आपको बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच, y = दिस, x = -3, x = 3। ये जो कर्व बना है ये पूरा 1 + x + 1 का कर्व है, mod x + 1 का। ये दोनों ही जो कर्व हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ये दोनों लाइंस जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। x = -3 एक लाइन है, उसको बनाना है आपको, तो x = -3 कहां पर बनेगी भैया? ये एक लाइन बनेगी x = -3 पर जाते हुए, और एक लाइन मिलेगी आपको कौन सी? x = 3, x = 3 कहां पर बनेगी भाई? तो ये बनेगी आपकी x = 3, x = 3। क्लियर है बात? आपको एरिया कौन सा चाहिए है? तो भैया इन सबके बीच का जो एरिया है वो चाहिए आपको, ठीक है।
एक्स एक्सिस का, y इक्वल 0 मतलब एक्स एक्सिस भी चाहिए, x इक्वल टू -3 चाहिए, x इक्वल टू +3 चाहिए, और y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1 भी चाहिए ही चाहिए यहां पर। तो कौन सा पोर्शन आपको चाहिए यहां पर, वो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर बता देता हूं। कलर अपन दूसरा ले लेते हैं। नीला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताना भैया पवन, है ना? दिख रहा नीला अलग से? अबे चल छोटी पेन ये वाली, हाँ नीला दिख रहा है, इन दोनों से अलग दिख रहा है। हाँ ठीक है, जो सा भी देखें, येलो और रेड से अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ये पोर्शन आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। ये नीला नीला पोर्शन है जो, क्लियर है? तो यहां पर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो चैप्टर का नाम है ना वो याद रखना। अब चैप्टर के नाम से क्या समझोगे और क्या लेना देना है यहां पर? चैप्टर का नाम है एरिया अंडर द कर्व्स, ठीक है? तो अंडर द कर्व से आपको यह समझना है कि भैया यहां पर कौन सी कर्व यूज करोगे। तो जिसके अंडर का एरिया निकालना है भैया, पहले यहां पर आप ये वाली कर्व यूज करोगे। कौन सी? y इज इक्वल टू -x, कहां से कहां तक? -3 से -1 तक, ठीक है? आपको ये पूरा एरिया निकालना है। ये पूरी बाउंड्री भी बता देता हूं मैं आपको। जल्दी बन जा रे, ठीक है, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो पहले जो कर्व आ रही है आपकी, जिसके अंडर का एरिया निकालना है आपको, यहां तक का जो एरिया निकालना है वो है y इज इक्वल टू -x, कहां से कहां तक? -3 से -1। उसके बाद जो कर्व है जिसके अंडर का एरिया निकालना है वो चेंज हो रही है। क्यों भैया? अब ये लाइन आ गई आपकी, कौन सी लाइन? इस लाइन का नाम नहीं लिखा मैंने, कौन सी लाइन थी? y इज इक्वल टू x + 2। तो x + 2 कहां से कहां तक? -1 से 3 तक। तो दो इंटीग्रेशंस करने हैं आपको यहां पर, कौन कौन से? एक तो करना है y इज इक्वल टू -x का, कहां से कहां तक? -3 से -1 तक, और दूसरा करना है आपको कौन सा? -1 से 3 तक y इज इक्वल टू x + 2 का। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कौन से कर्व के अंडर है वो आपको देखना है। यहां तक ये y इज इक्वल टू -x के अंडर है, उसके बाद ये चेंज हो जा रहा है, y इज इक्वल टू x + 1 के अंडर हो जा रहा है। क्लियर बात? चलो तो इंटीग्रेट करते हैं फटाक से। यहां पर एक पेज ऐड कर लेते हैं हम। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? सबसे पहला है आपका -3 से -1, y इज इक्वल टू -x, ठीक है? तो -3 से -1 तक -x dx को इंटीग्रेट करो, प्लस x + 2 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -1 से 3 तक। तो ये भी कर लो, -1 से 3 तक x + 2 का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई पवन? शाबाश। चलो तो अब इंटीग्रेशन करो भैया। -x का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता, माइनस को बाहर लो, x² 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट डाल दो -3 से -1, प्लस x + 2 का इंटीग्रेशन, तो x का कितना हो जाएगा? तो x का हो जाएगा भैया x² 2 प्लस 2x -1 से 3 तक। लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस -3 का स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया आपने, प्लस ये कितना हो जाएगा? पहले तो भैया अपर लिमिट डालो, तो 3² बाय 2 प्लस 2 × 3 माइनस -1² बाय 2 प्लस 2 × -1। कोई दिक्कत यहां तक? -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 बाय 2 प्लस 3² बाय 2 9 बाय 2 प्लस 6 माइनस 1 बाय 2 प्लस 2। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है? अब सबको ऐड करना बाकी रह गया है। 1 - 9 कितना होता है? 8, 8 बाय 2 माइनस 8 बाय 2 हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 4, प्लस 9 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा? 8 बाय 2 मतलब कि 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है? तो ये आ गया 16 स्क्वायर यूनिट्स, आपका आंसर।
बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर कितना आ गया आपका आंसर? 16 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ चुका है। इसको आपने कर लिया है सॉल्व। तो क्या क्या किया यहां पर देख लो एक बार। शुरुआत आपने करी कहां से भाई? आपको पता था कि आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। इन तीनों के बीच आपको, इन चारों के बीच आपको क्या निकालना है? आपका एरिया। तो सबसे पहले देखो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला भी गया था बनाना कैसा है, और वैसे बनाना पड़ता। मॉड x को समझा, मॉड x होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस x जब x लेस देन 0 है। मॉड x प्लस 1 क्या होगा? आपको यहां पर देखना भैया कि कब ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, ठीक है, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो भैया आपको पता है x प्लस 1 है, यहां पर x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो, x इक्वल टू -1 पे 0 होता है, तो उससे जब कम हो जाएगा, -1 से कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 से ज्यादा पे ये पॉजिटिव होगा। तो आपने इसको x प्लस 1 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और -x प्लस 1 जब x लेस देन -1 है। इसके बाद इस पर 1 ऐड कर दे क्योंकि फंक्शन में 1 ऐड है, तो हमारे पास 1 प्लस x प्लस 1 और 1 माइनस x प्लस 1 बचा, जो कि होता है x प्लस 2 और माइनस x। इन दोनों का कर्व बनाया आपने, मतलब ग्राफ बनाया आपने, लाइन बनाई आपने इसकी। इसके बाद देखा कि एरिया कौन सा निकालना है, तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 आपने लाइन खींची और x एक्सिस, ये जो एरिया है इसके बीच में आपको बताना है भैया, ठीक है। x एक्सिस भी था आपका, तो यहां पर ये जो पोर्शन है इसका एरिया बताना था। आपने देखा भैया ये जो पोर्शन है ये -1 तक y इक्वल टू -x के अंडर है और -1 के बाद 3 तक ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 के अंडर है। तो दो इंटीग्रल्स आपने बनाए, -3 से -1 के लिए -x dx और -1 से 3 के लिए x प्लस 2 dx। बात समझ में आई आपको? अब दोनों को इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, टोटल जो आंसर निकल कर आया वो क्या आया? 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया अब क्या आता है आपका? एरिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप हमने देख लिया कि वर्टिकल स्ट्रिप्स को यूज करके हम कैसे यहां पर एरियाज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को यूज करके कैसे एरिया निकालोगे। दोनों ही जो चीजें होती है ना एकदम सेम होती हैं, बस वहां पर जो लिमिट थी वो x एक्सिस की थी, x की वैल्यू को हम लिमिट में रखते थे भाई, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और स्ट्रिप जो चलाते थे वो x एक्सिस पर मूव करवाते थे, ठीक है, इसलिए वो वर्टिकल स्ट्रिप होती थी। अब यहां पर जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप चलवाओगे वो y एक्सिस पर मूव करवाओगे, इसीलिए आपको लिमिट्स भी y एक्सिस की रखनी पड़ेंगी और आपको यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा y को इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी x को इन टर्म्स ऑफ y। यहां पर जो ऑपरेटर होगा वो dy होगा, जैसे इससे पहले dx होता था यहां पर dy हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सारी चीजें सेम करनी जो आप x एक्सिस पर करते थे, बस यहां पर एक्सिस और वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा। वहां पर आप क्या करते थे? y इन टर्म्स ऑफ x निकालते थे, dx के साथ इंटीग्रेट कर देते थे। यहां x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, dy के साथ इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट डाल दोगे y एक्सिस की कि आपकी स्ट्रिप को कहां से कहां तक चलाना है। क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू फाइंड द एरियाज ऑफ सम रीजन्स इट इज इजियर टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रेदर देन वर्टिकल। तो कई ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ज्यादा अच्छे से काम हो जाता है, वर्टिकल स्ट्रिप में वो काम नहीं हो पाता है, ठीक है। Rather than vertical strip discussed in earlier section, इससे पहले जो पढ़ा है हमने, the procedure for horizontal strip is analogous to the procedure of vertical strip। लगभग सेम ही प्रोसीजर्स होते हैं दोनों। अब यहां पर जो डायग्राम मैं बता सकता हूं आपको वो कैसा होगा, ये रहा। तो अब एक बात बताओ, यहां तो भैया कोई एंड दिख नहीं रहा है आपको, यहां पर अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप चला देते तो कहां तक जाते? ऊपर। आपको समझ में नहीं आता वर्टिकल स्ट्रिप को कैसे बनाना है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आपको दिया है भाई y इक्वल्स टू डी से y इक्वल्स टू सी तक के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है किसी कर्व का, तो यहां पर आपने देखा कि अगर आपके रेक्टेंगल का बेस आप बना दो y एक्सिस पर, तो इसको मूव करवा के इसका जो एरिया है वो बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो, ठीक है, रेदर देन कि x एक्सिस पर मूव करवाओ। तो लिमिट भी कहां से कहां तक? c से लेकर d तक। इसको क्या बोलोगे आप? तो आपने बोला अगर x है fy की इक्वल, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ c से लेकर d x dy कर दोगे, वही मॉड लगा दोगे, x की वैल्यू रख दो fy, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c से d मॉड ऑफ fy dy। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे और आंसर आपका आ जाएगा।
तो जैसे हम एक्स एक्सिस के केस में करते थे वही सेम प्रोसीजर यहां वाई एक्सिस के केस में लगाएंगे। वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो जाएगी, बस चेंजेस ज्यादा कुछ होंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। चलो बढ़िया, तो बोलो शाबाश, क्या बात है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस x एंड द y एक्सिस। तो हमसे बोल रहा है कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस x, y में स्क्वायर लगा हुआ है, तो किस तरीके की कर्व होगी ये? कहां देख रहा होगा ये कर्व जो है हमारा, बता सकते हो कैसा कर्व बनेगा ये? तो y स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2y माइनस x। तो यहां पर ये जो कर्व बनेगा या तो ये बनता y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला, या तो ये बनता y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax वाला। मतलब पैराबोला जो है ना 4ax नहीं है, ठीक है, वहां पर साथ में कुछ और भी है y के टर्म्स में, तो लेकिन बनेगा तो ये कर्व पैराबोला ही। और किस तरफ देख रहा पैराबोला बनेगा? तो अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता तो हमारा पैराबोला बनता इस तरीके का। पोजीशन चेंज कर देंगे लेकिन लेफ्ट राइट हैंड साइड पर x एक्सिस को फेस करता हुआ पैराबोला बनता। बट यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये कैसा बनेगा? ऐसा पैराबोला बनेगा। क्लियर है बात? तो यहां पर आप बोलोगे ये पैराबोला तो हमें समझ में आ गया कि कैसा बनने वाला है। कहां पर बनेगा? नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुला हुआ मुंह लेकर ये एक पैराबोला बन जाएगा। बट ये y एक्सिस को कहां कहां पर कट करेगा ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि बेटा अगर कट करने का पॉइंट ही नहीं मिला, इंटरसेक्ट करने का पॉइंट नहीं मिला, तो लिमिट्स कैसे रखोगे? जहां जहां पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही तो आपकी लिमिट्स होंगी। अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया है कि क्या बोल रहा हूं, तो जब हमें इसका डायग्राम बनाएंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शेप समझ में आ गया? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax वाला, ठीक है, मतलब कि माइनस x की तरफ देखने वाला पैराबोला। ठीक है, अब वो देखता हूं मैं कि भैया y एक्सिस को ये कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूं? उसके लिए मैं y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? क्या बोल रहे हो? अच्छा पवन से पूछूं? ठीक है, पूछ लेता हूं, आप लोग की बड़ी डिमांड रहती है। पवन भाई, जहां पर x 0 है वो पॉइंट कौन सा एक्सिस पर आता है? क्या बात है, जहां पर x 0 है y एक्सिस पर आएगा ऑब्वियसली। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रख दूं तो y एक्सिस को ये कहां पर मीट कर रहा है वो पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। तो मैं इसको बोलता हूं y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। ठीक है, x इक्वल्स टू आपने 0 पुट किया तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, या फिर y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। y कॉमन निकालो, अंदर बचेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन हमने x के फॉर्म में भी किया हुआ है। तो भाई यहां पर सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दो फैक्टर्स हैं, एक y है, एक y माइनस 2। एक बार y को 0 से इक्वेट करो तो y की वैल्यू 0, एक बार y माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो तो y की वैल्यू 2। तो यहां पर हमारे पास दो y की वैल्यूज ऐसी आ रही हैं जहां पर एक कर्व जो है वो y एक्सिस को मीट कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो एक पॉइंट तो भैया जब x 0 है तो y 0, 0,0, x 0 है y 2 मतलब 0,2। दो पॉइंट्स आपको यहां पर मिल गए। इसका डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, किस तरफ मुंह खुला हुआ है इसका? नेगेटिव x की डायरेक्शन में, और x एक्सिस को एक तो भैया 0 पर टच कर रहा है और दूसरा टच कर रहा है 2 पर। ठीक है, अब इसके आगे भी जाएगा ये, हमें इतने से ही मतलब है बस। तो यहां पर ये पॉइंट हो गया आपका कितना? 0,2, और ये पॉइंट हो गया कितना? 0,0। ये बन गया हमारा पैराबोला। और कौन सा एरिया निकालना है आपको? तो आपको बताना भैया ये कर्व और y एक्सिस जो एरिया यहां पर मेजर जो बाउंड कर रहे हैं, तो ये एरिया आपको निकाल कर देना है। बात यहां पर क्लियर है? अब एरिया कैसे निकालोगे? लिमिट्स मिल गई है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो आप बोलोगे एरिया कितना हो जाएगा? 0 से 2 किसको इंटीग्रेट करना है? x को विथ रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू है 2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ यहां पर आपके पास
ऊपर वाला ये भाई, ठीक है। आप यहां पर नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में ही रह रहे हो, यहां पे पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो आपको यहां पर प्लस माइनस का देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर निकालो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, 0 से 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा आपका 2y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 0 से 2, 2y माइनस वाई स्क्वायर dy, dy को अंदर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 2y dy माइनस 0 से 2 वाई स्क्वायर dy, इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, इस 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, माइनस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3, 0 से 2, ये हो जाएगा भाई वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस कर दोगे 0 का स्क्वायर 0 ही होता तो 4 आ गया, माइनस वाई क्यूब बाय 3, तो यहां पर वाई क्यूब में वाई की जगह 2 रखो तो 8 बाय 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 4, 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है। तो एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि वहां पर हम y dx निकालते हैं, यहां पर हम x dy निकालेंगे, वहां पर हम वर्टिकल स्टेप चलाते हैं, यहां पर हम हॉरिजॉन्टल स्टेप चलाएंगे, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब वो जो एलिप्स और पैराबोला का हमने एरिया निकाला है, आप वहां पर x एक्सिस की जगह y एक्सिस भी यूज करके निकाल सकते हो, एलिप्स के में निकाल सकते हो, उसमें मत करो, पैराबोला में मत करना। एलिप्स में आप उसी चीज को एक हॉरिजॉन्टल स्टेप चलाकर भी निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। वो ट्राई कर लेना एक बार आप खुद से। चलो, तो ये क्लियर है आपको, आगे चलें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स 16y, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4। x स्क्वायर इक्वल्स 16y कहां पर ओपन होने वाला है, ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, पॉजिटिव y के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। सीधा कटोरा बनने वाला है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर वाला फॉर्म सीधा कटोरा, y इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्म उल्टा कटोरा। बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है ना। चलो, तो यहां पर बनाओ भाई, x स्क्वायर इक्वल्स 16y, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता, वैसे मैं आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स में जो फोकस होता है वो a,0 होता है, ठीक है। यहां पर फोकस कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से अगर इसको मैं कंपेयर करूं, जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट आप में बिल्डअप करना चाह रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से इसको कंपेयर करोगे आप, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4y, यानी कि यहां पर आप बोल सकते हो फोकस जो होगा a,0, यहां का a है 4, तो ये 4,0 पर आपका फोकस आ जाएगा इसका, ठीक है। वहीं से आपका लेटस रेक्टम भी पास करेगा, LR। बात समझ में आ रही है। चलो, अब यहां पर बोल रहा है इसका एरिया आपको बताना है किस किस के बीच में, y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 कहीं यहां से जा रहा होगा, ये रही आपकी लाइन y इक्वल्स टू 1, अगर इसको मैं बोलता हूं 0,1 एक पॉइंट है, तो ये लाइन है y इक्वल्स टू 1, और y इक्वल्स टू 4 वही लेटस रेक्टम वाली लाइन, ये अगर आपका पॉइंट 0,4 है तो ये लाइन है आपकी y इक्वल्स टू 4। तो जो एरिया आपको बताना है वो ये वाला बताना है भाई, इनके बीच का जो एरिया है। अब y एक्सिस भी बोला है, इसलिए ये बाउंडेड एरिया हो गया आपका। अगर बोला होता कि y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1 और पैराबोला, तो इस साइड वाले को भी ले लेते हैं, लेकिन अभी y एक्सिस बोल दिया है तो सिर्फ ये वाला एरिया, ये रेड वाला। बात क्लियर है। तो यहां पर आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू 1 से y इक्वल्स टू 4 तक आप इंटीग्रेट कर दोगे कर्व को, बस सीधे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यहां वाला नहीं लेना है, इसलिए इंटू 2 नहीं करोगे। तो अब आपके पास क्या है भाई, कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, आपको x की वैल्यू निकालनी होती, जैसे वहां पर y की वैल्यू निकालनी होती थी, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है, तो x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 रूट y,
दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया हमने, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं 4y की पावर 1/2। बात क्लियर है? तो यहां पर आप क्या बोलोगे अब डायरेक्टली देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आप ये ग्राफ नहीं भी बनाते तो भी आपका आंसर सही आता, और क्योंकि लिखा नहीं हुआ है कि भैया ग्राफ बनाओ तो जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली बोलते भैया हमें पता है y इक्वल टू 1 से लेके 4 तक लिमिट दी हुई है, y एक्सिस पर हम स्ट्रिप चलाएंगे, x स्क्वायर इक्वल 16y, यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे? 1 से 4 मॉड ऑफ x dy। ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, नहीं बनाओगे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपने डायरेक्टली वैल्यूज पुट करी, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 4y की पावर 1/2, इंटीग्रेट कर दो 1 से 4, ये रेड कैसे हो गया, y की पावर 1/2, वन से 4y की पावर 1/2। ठीक है, तो अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए 4 बाहर निकाल लिया आपने, ये हो गया 1 से 4 y की पावर 1/2, 4 बाहर इंटू y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा, और कहां से कहां तक 1 से 4 इंटू वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहां से कहां तक 1 से 4 तक। पुट कर दो लिमिट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, पहले भैया 4 की वैल्यू पुट करो और 2/3 सामने ले लो, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 बाहर ले लो। ठीक है, इसके बाद y की पावर 3/2 मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8/3 इंटू 4 की पावर 3/2, मतलब आपको 4 की पावर 3 करके स्क्वायर रूट निकाल देना है, या फिर 4 की पावर 1/2 करके क्यूब कर देना है। 4 की पावर 1/2 कितना होता है 2, उसका क्यूब 8, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 का स्क्वायर रूट 8, दोनों तरीके से आंसर सेम आना। ठीक है, 8 माइनस 1 की पावर कुछ भी रखो बनी रहेगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट्स, 56/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है, बात खत्म। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े फटाक से। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, द y एक्सिस, द लाइंस y इक्वल्स टू n, y इक्वल्स टू 2a। तो ये क्वेश्चन ऐसे जो भी होंगे ना डायरेक्टली आपको सॉल्व करने के लिए, यहां पर बोला गया है y एक्सिस भी है, ठीक है, मतलब कि आपको एक साइड ही रहना है y एक्सिस के, और लाइन है y इक्वल्स टू n, y इक्वल्स टू 2a, कर्व हमें दी हुई है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, मत बनाओ, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड से कर्व है वैसे भी, हालांकि बना लोगे आप, y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर करके एक कर्व बना लोगे, कैसा बन रहा है देख लोगे, समझ लोगे। ठीक है, बट अब यहां पर जब करने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों करना, तो हम डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली क्या बोलते हैं भाई, हमें x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, y इक्वल्स टू a से 2a तक। x की वैल्यू कितनी यहां पर, तो आपको पता है कि ay स्क्वायर अगर आपका x क्यूब है तो x हो जाएगा a की पावर 1/3, y की पावर 2/3। दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया है आपने और कुछ नहीं किया है, बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर लिख दो भैया, ये वैल्यू पुट करो, a की पावर 1/3 को बाहर ले लेता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, a से 2a किसको इंटीग्रेट करना है आपको, y की पावर 2/3 को, dy इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली। जो क्वेश्चन टफ दिख रहा था वो सबसे इजी निकला। y की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, कहां से कहां तक, a से 2a तक। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो जाएगा a की पावर 1/3, y की पावर 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5/3, और ये 2/3 प्लस 1 एक 5/3 बाहर आ जाएगा जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5, a की पावर 1/3 इंटू 3/5, यहां पर भी 5/3 आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा y की पावर 5/3।
एलसीएम लेकर ऐड किया है बस। लिमिट कहां से कहां तक, a से 2a, a की पावर 1/3 इंटू 3/5, और ये कितना आ जाएगा y की पावर 5/3। तो अब a पुट कर दो, तो ये भैया y की जगह जब 2a पुट करोगे तो हो जाएगा 2a की पावर 5/3 माइनस a की पावर 5/3। कोई दिक्कत है? a की पावर 5/3 आप यहां से कॉमन निकाल सकते हो, यहां पर 2 की पावर 2a कॉमन है ना, सॉरी, क्योंकि y की पावर है तो y में 2a रखोगे तो 2 की पावर भी 5/3 होगा। इसको लिखोगे a की पावर 1/3 इंटू 3/5 इंटू a की पावर 5/3 बाहर निकाला, अंदर बच रहा है 2 की पावर 5/3 माइनस 1। ठीक है, अब a की पावर 1/3 और a की पावर 5/3 दोनों का बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी। 1 + 5 6/3, a की पावर 6/3 मतलब a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/5 a स्क्वायर 2 की पावर 5/3 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर है। और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की इसको ना तो जरूरत है और ना ही आपको करना चाहिए टाइम वेस्ट इस पे। क्लियर है? हमें दिया गया था y एक्सिस y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 2a और दिस कर्व, इनके बीच का एरिया क्या होगा। हमने बोला यार फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली y की x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, पुट कर दो इस इंटीग्रेशन में। a से 2a लिमिट है, लाइन दी हुई है हमें y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 2a, जो कि भैया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ ही रहेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सारी। ठीक है, ये लिमिट्स ही बताएंगे हमारी, y एक्सिस की लिमिट है ये। हमने इंटीग्रेट कर दिया, y की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन करना था जो कि काफी आसान था, हमने उसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट कर दिए 2a और a, और आंसर आ गया 3/5 a स्क्वायर 2 की पावर 5/3 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्लियर है बात, समझ में आया आपको कैसे निकालते हो एरिया वर्टिकल स्ट्रिप से, कैसे निकालते हो एरिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। और आपको अब रिड्यूस सिलेबस जब हो चुका है तो आपकी किताब जो है वो इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आना, एक ही एक्सरसाइज है आपकी बुक में। मिसलेनियस में भी बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, तो आपका एरिया अंडर कर्व जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और ये वन शॉट जो है ना, ये सफिशिएंट वन शॉट है, इतना देखकर जाओगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो तो भैया इसी क्वेश्चन के साथ हम करते हैं खत्म इस वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच शुरुआत से लेके लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे साइड से भी, स्टेप अप एकेडमी की साइड से भी थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम आपके लिए जितना आप लोग डिमांड करोगे तो बनाएंगे, और जितना हमसे हो सकता है उससे दोगुनी कोशिश करके सारे अच्छे वीडियोस आपको लेकर आएंगे, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और मैं तो हमेशा बोलूँगा फुल मार्क्स लाने के लिए, मैथ्स में आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो इस सीरीज को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते जाइए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मैं समझाता हूं, सारे क्वेश्चंस भी करता हूं। ये वन शॉट कंप्लीट वन शॉट है, बाकी यूट्यूब के वन शॉट से काफी अलग है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।